हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल वन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो मैराथन क्लास है वो किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग ले सकते हैं। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी एमटीएफ हो, जितने भी यूपीएससी से लेके टीडीएस तक जो जो भी पेपर कंपनी कराती किसी एग्जाम के लिए भी, ऑल एग्जाम के लिए आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन तो इसमें है, लेकिन इसमें कम से कम 1000 क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों को मैं याद दिला दूंगा इसी वाले में। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? क्या पूछा है दोस्तों? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। क्या इसमें याद करना है? प्रस्तावक नहीं था। तो कौन नहीं थे? नागार्जुन नहीं थे। बाकी तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य, ये तीनों थे दोस्तों। नेक्स्ट, डीएनए द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? किसने डीएनए द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? वाटसन और किक ने। किसने की थी? वाटसन और किक ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड है, किसी भी एग्जाम के लिए ये यूजफुल है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। क्या होता है दोस्तों? रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है दोस्तों। चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, न कि सोडियम, न सोडियम हाइड्रोक्साइड, न तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, एक ही वीडियो में दोस्तों ये पूरे के पूरे क्वेश्चन याद दिला दूंगा आप लोगों को। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट तो नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होगा। क्या होगा? हाइपोक्लोराइट होगा। नेक्स्ट, श्लीपद वाहक है। श्लीपद वाहक, ये दोस्तों एक बीमारी है जिसे श्लीपद वाहक के नाम दिया गया है। श्लीपक वाहक है। तो किससे है दोस्तों? न तो मादा मच्छर संक्रमित से है। किससे है? मादा मच्छर संक्रमित से है। श्लीपद के लिए वाहक क्या है? मादा मच्छर संक्रमित। नेक्स्ट, शरीर में आयरन की कमी से होता है दोस्तों। शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है? अरक्तता होता है। क्या होता है? अरक्तता। न कि अरुचि होती है, न तो बहुलुकता गुणवत्ता होता है, न तो श्वेतानुगुणता होता है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अरक्तता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशाल स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? क्या पूछा है? विशाल स्थलचर यानी जमीन पर चलने वाला पर कौन सा सबसे विशाल प्राणी होता है दोस्तों? भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ, सफेद बाघ। कौन सा होता है दोस्तों? तो इन तीनों में कोई नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीकी हाथी होती है दोस्तों। सबसे विशाल स्थल वन प्राणी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? क्या आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा होगा? मैक्स मूलर। ना तो सर विलियम जोन्स ने कहे थे, ना तो एच विल्सन ने कहे थे, ना जनरल कनिंघम। कौन कहे थे? मैक्स मूलर कहे थे दोस्तों। मैक्स मूलर कहे थे। नेक्स्ट, धन का अपवहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? क्या पूछा है? धन का अपवहन का सिद्धांत निरूपण किसने किया था दोस्तों? धन अपवहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया दोस्तों? करीब 40-50 साल से सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग लें और एकदम 100% एग्जाम में आए और टिक करें, आगे निकल जाएं।
पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था दोस्तों? 1962 में। किस वर्ष? 1962 में। नेक्स्ट, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार, रुपये, शतनाम, करसापड़, क्या कहते थे दोस्तों? तो ना तो इसे कहेंगे ना इसे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुपयक कहते थे। क्या कहते थे? रुपयक। और दोस्तों आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में मिले थे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? कौन से किस में देता है दोस्तों? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है दोस्तों अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है? रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है दोस्तों, ये शायद दोस्तों आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिवता वाला पार्ट जो हेनरी बेक्वेल द्वारा लिखी गई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाइडर मूलर काउंटर द्वारा नापा जाता है। किससे नापा जाता है? गाइडर मूलर काउंटर द्वारा। नेक्स्ट, पेयजल में रोगाणनाशी के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? पेयजल में रोगाणनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फ्लूरोन। किसका? फ्लोरीन का। नेक्स्ट, सॉरी, क्लोरीन का किया जाता है दोस्तों। किसका किया जाता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसका दोस्तों? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने किया था। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूत कहाँ के थे? महाराष्ट्र। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? क्या पूछा था दोस्तों? भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। तो प्राण कहाँ त्यागे थे दोस्तों? कुर्सीनगर में। राइट आंसर ऑप्शन सी, कुर्सीनगर में त्यागे थे। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संशोधन द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 36वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। और 40वें में क्या था दोस्तों? अभी अभी आप लोग क्या पढ़े थे? ग्राम पंचायत व्यवस्था का निर्देश दिया गया था। किसमें? 40वें में। और 36वें में क्या है दोस्तों? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट, भारत के गर्म दली आंदोलन का पिता किनको कहा जाता है? भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता किनको कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू को नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे दोस्तों? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नहीं कहा जाता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक ही वीडियो में क्वेश्चन पूरे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। किस अधिकार में नहीं करने दिया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में, एकाधिकार प्रतियोगिता में? नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं दोस्तों। एकाधिकार में। जब एकाधिकार रहेगा तो कोई भी चीज़ अन्य वस्तुओं को लेकर, चाहे नई फर्मों में जो भी चीज़ आई है उसे बाजार में प्रवेश करने नहीं देंगे, क्योंकि एकाधिकार में सिर्फ ओनली एक पर्सन के लिए होता है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थित होती है? किसने कहा था दोस्तों? अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने कहा था? किंग्स ने। किसने कहा था? किंग्स ने। नेक्स्ट, भारत भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। प्रसिद्ध पुस्तक मिडनाइट चिंड्रेल किसने लिखी थी? पुस्तक मिडनाइट चिंड्रेल किसने लिखी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सलमान रुश्दी ने लिखी थी पुस्तक मिडनाइट चिंड्रेल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किस संविधान से ली गई थी? बताइएगा दोस्तों। महासंघ की योजना किस संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना कहाँ से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, सॉरी, कनाडा से ली गई थी। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषण है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फ्लाई ऐश एक वातावरण प्रदूषण है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? इसके द्वारा वातावरण प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके? थर्मल पावर के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? थर्मल पावर के। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है दोस्तों, कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है दोस्तों, बताना है। इसमें से कौन परिवर्तनीय है? तो कौन सा है दोस्तों? मूल अधिकार। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। क्या पूछा है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद संबंधी निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद संबंधी निर्णय कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय करता है, न कि उच्च न्यायालय। न उच्च न्यायालय, न चुनाव आयोग, न संसद। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। नेक्स्ट, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं था। क्या पूछा है? मूल शब्द नहीं था। तो आत्मनिर्भरता तो दोस्तों गांधी जी की मूल शब्द थे। विकेंद्रीय उत्पादन भी थे, न्यायोचित वितरण भी थे। तो केंद्रीकृत उत्पादन नहीं था। कौन नहीं था? केंद्रीकृत। क्या पूछा है? मूल शब्द नहीं है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। इसी चीज को याद करना है आप लोगों को, मूल शब्द नहीं है। तो मूल शब्द नहीं कौन सा है? केंद्रीकृत उत्पादन। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? क्या पूछा है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोवा से दमन तक। कहाँ पे? गोवा से दमन तक। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दयाराम साहनी नहीं, राखल दास बनर्जी नहीं, यश गदत्त शर्मा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? भारतीय पुरातत्व का विज्ञान के जन्मदाता इनके कहा जाता था। भारत के विज्ञान के दाता इनको कहा जाता था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। विज्ञापन
पक्ति एक्सप्रेस यूर सेल्फ किस ब्रांड कंपनी से संबंधित है? विज्ञापन पक्ति एक्सप्रेस यूर सेल्फ, इसमें क्या याद करना है? यूर सेल्फ। यूर सेल्फ किस ब्रांड कंपनी से है बताना है दोस्तों। एयरटेल से। किस कंपनी से है दोस्तों यूर सेल्फ? एयरटेल से है। नेक्स्ट, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। बस कॉमन वर्ड को पकड़िए, बाकी क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। किससे की जाती है? उत्पादन विधि से की जाती है। न कि आय विधि से, न तो व्यय विधि से, न फंड प्रवाह विधि से। किससे की जाती है? उत्पादन विधि से की जाती है। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध है। आपको बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से है, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, तिलहन से है। किससे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताना है दोस्तों। सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1981 में, 1982 में, 1984 में, 1978 में। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी। नेक्स्ट, किसने कहा कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। क्या है? किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है दोस्तों? मार्शल ने। नेक्स्ट, सोहन सभ्यता का केंद्र कहाँ है? सोहन सभ्यता का केंद्र कहाँ है दोस्तों? दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ पर है दोस्तों बताना है। क्या पूछा है? सोहन सभ्यता का केंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, वह कौन सा बैंक सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन सा बैंक सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था बताना है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक कहलाता था दोस्तों? आरबीआई नहीं, एसबीआई नहीं, यूबी नहीं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी, पीएनबी बैंक कहलाता था। पंजाब नेशनल बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्या पूछा है? हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है दोस्तों? इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएस से ली गई थी न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान किस तिथि को तैयार किया गया था? क्या पूछा है? किस तिथि को स्वीकार किया गया था? स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1949 को स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों। और इसे मनाया कब जाता है? 26 जनवरी 1950 को। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? सवाना प्रदेश, मानसून प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना जाता है? बताना है दोस्तों, किसे भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना जाता है। बस इतना याद करिए, इसे छोड़ दीजिए, इतना याद कीजिए। भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा किसे माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, JL नेहरू को, MK गांधी को, BR अम्बेडकर को? किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा किसे माना जाता है दोस्तों? BR अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट। यह कौन निर्णय लेता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? क्या पूछा है? कोई धन विधेयक है या नहीं। यह कौन निर्णय लेता है कोई धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय प्रवर समिति? यह कौन निर्णय लेता है दोस्तों? ना तो राष्ट्रपति लेते हैं, ना तो प्रधानमंत्री लेते हैं, ना तो संसदीय प्रवर समिति लेती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है दोस्तों? रांची में, सारनाथ, रामपुर, गया में। अशोक स्तंभ, क्या पूछा है? अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ना तो रांची में स्थित है, ना तो सारनाथ में, ना तो रायपुर में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है, गया में स्थित है दोस्तों। सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? जनरल जियाउल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहम्मद आया खान, मोहम्मद अयूब खान? तो ना तो जनरल जियाउल हक थे, ना तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ना तो मोहम्मद आया खान थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कौन थे? मोहम्मद अयूब खान। नेक्स्ट। सन 1900, गलत लिखे हैं, सन 1997 में किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? किस सन में दोस्तों? याद रखिए, पहले सन याद कर लीजिए। 1997 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? कब आया था? 1997 में। किसकी गिरफ्तारी के बाद दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के। नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्या पूछा है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, HB कामत? किसने की थी दोस्तों? ना तो ये किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना तो BR अम्बेडकर, ना ही HB कामत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किसने किया था? तो एक ही ऑप्शन बचा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सेज का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, SEZ का पूर्ण रूप क्या होगा? सर्दर्न इनकमिंग जोन नहीं होगा, साउथ यूरोपियन जोन नहीं होगा, स्पेशल इनकमिंग जोन, स्पेशल ईस्टर्न जोन? कौन सा होगा दोस्तों? इन दोनों में 50-50 का चांस है, दोनों नहीं है, इन दोनों को ही बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेशल इनकमिंग जोन। दोस्तों कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग कितना सही किए हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून अधिक प्रभाव होता है? किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है दोस्तों? किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का किस मानसून को याद करना है? प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब? किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है। बताना है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है। मरियाना खाई, कुरिल खाई, टोंगा कारोडेक खाई, वेंटले ओधिमानी खाई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मरियाना की खाई। सबसे गहरी खाई कौन सी होती है? मरियाना की खाई। मिस्र नदी किसकी देन है दोस्तों? बताना है आप लोगों को, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। शैल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस शैल में होता है? क्या पूछा है? शैल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस शैल में होता है? ग्रेफाइट, नाइस, मार्बल, स्लेट। ग्रेफाइट, नाइस, मार्बल, स्लेट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्लेट। ना कि मार्बल में होता है, ना तो नाइस में होता है, ना तो ग्रेफाइट में होता है। नेक्स्ट, और 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग कितना सही किए 50 में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गर्मियों में तापमान 46 सेल्सियस होने पर भी ऊँट गर्मियों में राहत महसूस करता है। कितना? 46 सेल्सियस होने पर, जबकि आजकल 40 से 43 44 तक जाते जाते सबकी हालत पस्त हो जाती है इंसान में। और ये कितना, एक जानवर कितना राहत महसूस कर रहा है? 46 डिग्री सेल्सियस होने पर भी ऊँट गर्मियों में राहत महसूस करता है। क्या करके करता है? रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठ के अपने शरीर का तापमान को 42 सेल्सियस तक बढ़ाकर अपनी शरीर में पानी संग्रह करके। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है आप लोगों को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन के लेवल कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से 100% करा लेना। और इस चैनल पर जीके जीएस से लेके हर चीज़ आप लोगों की दया हुई तो सब चीज़ स्टार्ट हो जाएंगे। बस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पढ़ के, जो भी बच्चे पढ़ के जाएंगे, उनको 100% जीके जीएस में सफलता मिलना ही मिलना है। तो क्या होता है दोस्तों, अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री तक वो लोग बढ़ा लेते हैं, इसलिए गर्मियों में क्या उनको महसूस होता है? राहत महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे के सारे दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोगों का समय ना बर्बाद हो। पढ़ें तो जो पढ़ के जाए वो ज़रूर परीक्षा में आए, इसलिए मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ कि जो आप लोगों को 100% चांस हो। 99% तो हो ही हो, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएंगे, ताकि आप किसी एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? अब क्या पूछा है? उष्ण मरुस्थल। क्या इसमें कॉमन याद के रखना है? उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? कर्क तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर पाए जाते हैं। कर्क तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पे पाए जाते हैं। किसमें? पश्चिमी। इसमें याद बस रखिएगा, पश्चिमी। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी, न कि पूर्वी, न तो विस्तृत रेखा, न महाद्वीपों के मध्य, पश्चिमी उपांतों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? क्या बोला है? जीवित जीवाश्म कहलाता है। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? बताइएगा। डायप्टेरिस, साइकिल, पाइनस, जिंकगो। बताना है कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंकगो कहलाता है। नेक्स्ट, मैं दोस्तों इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ जैसे आप लोग याद करते हैं उस टाइप से याद करा रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो में ही याद हो जाए। आप लोग याद भी इसी तरह से करते होंगे, नहीं तो अभी किस सबके तरह हाल फटाफट 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 पढ़ा करके मैं भी कितना 100 क्वेश्चन को 10-20 मिनट की वीडियो में समाप्त कर देता। लेकिन मेरा कार्य ये नहीं है दोस्तों, मेरा कार्य ये है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं याद दिला दूं
कि हाँ यहाँ से जो पढ़ के जाएँ और जो भी पढ़ के जाएँ और जो भी क्वेश्चन पढ़ें उनको मालूम चले कि हाँ ये क्वेश्चन श्योर है कि परीक्षा में आया हुआ है। और अपने जो भी दोस्त हैं उनको दिखाना बताना तो ज़रूर बताएंगे जो परीक्षा कभी दिए होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? क्या पूछा है दोस्तों? दूध के माध्यम से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? दूध के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? यक्ष्मा, पीलिया, डिप्थीरिया, विषुचिका। क्या फैलता है दोस्तों? ना तो विषुचिका, ना तो डिप्थीरिया, ना तो पीलिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यक्ष्मा। क्या फैलता है दोस्तों? यक्ष्मा फैलता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारण है। क्या पूछा है दोस्तों? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारण है। हमारी सरकार हमेशा क्या कहती है कि हरे पौधे लगाओ, बाग बगीचे लगाओ, हमेशा हरा भरा रहे। तो क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया नहीं, प्रोटोजोआ नहीं, कवक नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरे पौधे होते हैं दोस्तों। किसके सौर ऊर्जा के सबसे बड़ा यौगिक कारण क्या है दोस्तों? हरे पौधे। याद रखिएगा, हरे पौधे इस सौर ऊर्जा के सबसे बड़े यौगिक कारण है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्या इसमें याद रखना है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान, निश्चित तापमान, घर्षण और टूट फूट, क्रिस्टल की वृद्धि। अब बताना है आप लोगों को कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो दोस्तों याद रखिएगा, निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। निम्न तापमान से संबंधित क्या भी कौन सी विज्ञान है? क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या है? निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निकटतर है? क्या पूछा है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निकटतर है? क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षिता का समान सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षित का विशिष्ट सिद्धांत। बताना है दोस्तों। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निकट है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निकट है दोस्तों? बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी, सापेक्षिता का समान सिद्धांत। क्या है? सापेक्षिता का समान सिद्धांत। सापेक्षिता मतलब क्या होता है? सामने का समान सिद्धांत। हम लोग पढ़ते हैं ना अपेक्षित और सापेक्ष। जब मैथ में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? आपेक्ष और सापेक्ष पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, अति लघु समय, इसमें बस इतना याद रखिए, अति लघु समय के अंतरालों को सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पुल्सर का, क्वांटम घड़िया का, परमाणु घड़िया का, श्वेत वामन का, किसका किया जाता है? लघु माने कि अति लघु माने क्या होता है? छोटा। सबसे छोटा समय मापने के लिए किस चीज़ का किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुल्सर से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? पुल्सर से किया जाता है। नेक्स्ट, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रेट, कार्बोनाइट्रेट, सल्फोनेट, बिस्थेट। क्या होता है? बिस्मथेट। तो ना तो दोस्तों बिस्मथेट होता है, ना तो कार्बोनेट होता है, ना तो नाइट्रेट होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सल्फोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों? सल्फोनेट। याद क्या करना है इसमें दोस्तों? कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। यानी एक डिटर्जेंट पाउडर में क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट। कपड़ा और बर्तन धोने वाले जितने भी साबुन आते हैं इसमें क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? सल्फोनेट। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? क्या पूछा? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन
के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, सीसा या लेड, क्या बनता है दोस्तों? बताइएगा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन से दोस्तों क्या बनता है? सीसा लेड। ना तो रेडियम बनता है, ना थोरियम, ना पोलोनियम, तो क्या बनता है दोस्तों? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन। क्या याद करना है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा या लेड बनता है दोस्तों। नेक्स्ट, ध्रुव बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्रुव बम, क्या कौन सा बम? ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का, फास्फोरस का, हाइड्रोजन का, किसका किया जाता है दोस्तों? ध्रुव बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। याद क्या करना है? ध्रुव बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कौन से बम? ध्रुव बम। नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एकदम सेलेक्टेड है। दोस्तों आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों से भी कहें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कितना सही किए हैं। मल्लिका साराभाई निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? क्या पूछा है? मल्लिका साराभाई किसके साथ जुड़ी हुई थी? शास्त्रीय नृत्य के साथ, शास्त्रीय संगीत के साथ, समाज सेवक थी, पर्यावरण रक्षा करने वाली थी, क्या थी वो? आपको बताना है मल्लिका साराभाई क्या किससे संबंधित थी। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ना तो शास्त्रीय संगीत से थी, ना तो समाज सेवी थी, ना तो पर्यावरण रक्षा करने वाली थी। तो क्या थी वो? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। याद रखिएगा, कौन? मल्लिका साराभाई। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है? क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति, सब अब बस इतना याद करिएगा, आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती? ऑक्सीकरण, उठरण, अवरण, अभिप्रेरण, क्या कहलाती है दोस्तों? ना तो ऑक्सीकरण, ना तो उठरण, ना तो अभिप्रेरण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवकरण कराती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह की। कितने माह की? 6 माह की। नेक्स्ट, राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? किसे? राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी, ये तानसेन को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित किया गया था? मुंबई, रुड़की, वाराणसी, कोलकाता, कहाँ पर था दोस्तों? बताना है। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, रुड़की में है। कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? बताना है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? मधुमक्खियों का, फूलों का, वृक्षों एवं झाड़ियों का, समुद्री जीवों का। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है दोस्तों?
ना तो समुद्री जीवों का होता है, ना तो वृक्षों झाड़ियों का, ना फूलों का दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मधुमक्खियों का होता है। किसका होता है? मधुमक्खियों का। मैं कहीं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद ना हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे तेज पढ़ाऊँ या इससे और स्लो, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में क्वेश्चन सारे याद हो जाएं। मैं इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में ही सारे क्वेश्चन याद दिला दूँ और कहीं भी एकदम पूरे कंठ से लेके दिलो दिमाग तक बैठ जाए। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? बताना है आप लोगों को। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? बांसुरी वादक थे, सरोद वादक थे, सितार वादक थे, बीड़ा वादक थे? क्या थे? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध दोस्तों किससे है? बांसुरी से। न कि सरोद से, न सितार से, न बीड़ा से है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र की तिल्लियों की संख्या थी? किसकी पूछी है? अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों, उसमें जो बीच में अशोक चक्र होता है ना, जो चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। उसे अशोक चक्र के बीच में तिल्लियों की संख्या पूछिए, कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 16, 20, 24, 32। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? देखो, का और के में अंतर होता है दोस्तों, याद रखिए। जो हिंदी हमारे साथ पढ़े होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि हर एक शब्द के पीछे कुछ ना कुछ रहता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, लुई फिशर, ऑंग सांग सुई कुई, माओ त्से तुंग। दोस्तों, चाइनीज नाम लेने में कितना अच्छा लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइएगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष? और आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1576 में हुआ था। 1576 में, ना कि 1574, ना 1589, ना 1581। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था? क्या याद रखना है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। लॉर्ड वेबल, जनरल वाई हॉवल, जनरल रोमेल, जनरल मैक आर्थर। किसको कहा जाता था दोस्तों? निम्नलिखित में से डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता था दोस्तों? ना तो लॉर्ड वेबल को, ना तो जनरल आइजनहोवर को, ना तो जनरल मैक आर्थर को। तो राइट आंसर कौन से हो जाएंगे? जनरल रोमेल को कहा जाता था। जनरल रोमेल को कहा जाता था। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है दोस्तों। सर डेविड पैट्री, सर रोज वाकर, सर FW रॉबर्टसन, सर आयर गॉर्डन। कौन थे दोस्तों? संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर रोज वाकर थे दोस्तों। कौन थे? सर रोज वाकर। न तो सर पैट्री डेविड थे, न सर FW रॉबर्टसन से, न तो सर आयर गॉर्डन थे दोस्तों। याद रखिएगा कौन थे? सर रोज वाकर थे। नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में क्वेश्चन वीडियो में ही याद दिला दूँ। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है दोस्तों? बताना है। यमुना नहर, सिरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर वादी दोबार नहर। दोस्तों बताना है कौन सी थी दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, न कि सिरहिंद थी, ना तो यमुना नहर थी, ना तो अपर दोबार नहर थी दोस्तों, अपर बारी दोबार नहर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज किसने लिखी है? बताना है। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज किसने लिखी है दोस्तों? शोभा डे, सचिन तेंदुलकर, रविंद्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण। किसने लिखी है दोस्तों, बताना है आप लोगों को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, R.K. नारायण लिखी थी। ना तो रविंद्रनाथ टैगोर, ना तो विजय तेंदुलकर, ना शोभा डे। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कलिबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंडो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था दोस्तों? चहुंदड़ो। कौन सा था? चहुंदड़ो। ना तो कलिबंगा, ना तो हड़प्पा, ना तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? किसको पूछा? मार्क्स को पूछा है। ब्रिटेन के भी नहीं थे, फ्रांस के भी नहीं थे, हाईलैंड के भी नहीं थे, तो थे कहाँ के दोस्तों? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। मार्क्स को पूछा, मार्क्स को याद कर लीजिएगा, मार्क्स कहाँ के थे। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, अकबर, रस खान। तोता है हिंद के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को जाना जाता है, न कि मिर्जा गालिब, न अकबर को, न रस खान को। नेक्स्ट, अशोक ने तिति बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तिति बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में, मगध में, कलिंग में, सारनाथ में। बताना है। तो न तो सारनाथ में थी, न कलिंग में थी, न मगध में थी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मगध में, पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? 18 वर्ष नहीं, 21 वर्ष नहीं, 25 वर्ष है दोस्तों, न कि 30 वर्ष। नेक्स्ट, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका किसमें? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? बताना है दोस्तों। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया नहीं, विधान परिषद नहीं, न्यायपालिका नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मंत्री परिषद होते हैं। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? मंत्री परिषद होते हैं। नेक्स्ट, एक परमाणु तत्व निम्न में से किससे प्राप्त होता है? एक परमाणु तत्व निम्न में से किससे प्राप्त होता है? यानी कोई भी परमाणु तत्व जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? खनिज यौगिक से, खनिज मिश्रण से, प्राकृतिक तत्व से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों। तो न ही खनिज यौगिक से होता है, न खनिज मिश्रण से होता है, और न ही इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक परमाणु तत्व किससे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? प्राकृतिक तत्व से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस प्राकृतिक में हम लोग रह रहे हैं वही प्राकृतिक तत्व में ही प्राप्त कर सकते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानतः कैसी बनी है? भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानतः कैसी बनी है? दोस्तों, मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी लग रही है? आवाज़ बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और बताइएगा जो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और या इससे फास्ट पढ़ाऊँ या फिर इससे स्लो पढ़ाऊँ। क्योंकि मेरा टैलेंट यही करता है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ ताकि बच्चों को एक ही वीडियो में याद हो जाए। तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? तलावचन द्वारा बनी है, तलोचन द्वारा बनी है, पर्दन द्वारा बनी है,
अपरक्षण द्वारा बनी। बताना है दोस्तों किसके द्वारा बनी है। तो मैं बता दूं आप लोगों की, न तलावचन द्वारा, न तो अपर्दन द्वारा, न अपरक्षण द्वारा बनी है। ये बनी है दोस्तों तलोचन द्वारा। किसके द्वारा बनी है? तलोचन द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अवेग बनाता है? कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है? कोलेजन, मेलानिन, कीरेटिन, काइटिन। बताना है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरेटिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला एक सागरी बंदरगाह है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक खुला सागरी बंदरगाह है? सागरी बंदरगाह पूछा है दोस्तों, कौन खुला एक सागरी बंदरगाह है? भी हल्दिया है, मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। तो ना ही विशाखापट्टनम है, ना ही चेन्नई है, ना ही हल्दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई है। खुला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। याद रखिएगा, निम्नलिखित बंदरगाहों में से सागरी खुला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अर्थव्यवस्था होती है। कोई भी पदार्थ हो उसकी चौथी अर्थव्यवस्था क्या होती है? गैस, वाष्प, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन। बताना है आप लोगों को, पदार्थ की चौथी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो दोस्तों गैस भी नहीं होता, वाष्प भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों? प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट, लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? क्या पूछा है? लेम्बर्ट। याद रखिएगा, लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? अब सोचेंगे ये लोग नया क्वेश्चन है। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में आ चुका है। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, प्रदीप्ति। बताना है किससे संबंधित है। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, प्रदीप्ति से। न तो व्यक्तीकरण, न तो अपवर्तन, न तो परावर्तन। किससे? प्रदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल इकाई। डेसिबल इकाई याद रखिएगा। जैसे पूछ देता है किसी किसी पर परीक्षा में, डेसिबल किसके प्रयोग के लिए, डेसिबल से क्या मापा जाता है। अब इसमें क्या पूछा है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किस किया जाता है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता के लिए, न कि प्रकाश की गति, न तो ऊष्मा की तीव्रता, न रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन हल्के में मत लेना, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, किस में किया जाता है? बताना है। डायनोमो में करते हैं, विद्युत तापक में करते हैं, बैटरी में करते हैं, या परमाणु बम में करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं कितने बार करा चुका हूँ। तो ना तो डायमंडो, ना तो विद्युत तापक, ना तो इसमें। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैटरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? क्या पूछा है? पेट्रोलियम मोम। इसमें से कौन सा पेट्रोलियम? मधु मोम, कार्बोने कार्नेमा मोम, पैरा पैराफिन मोम, जोजोबा मोम। बताना है दोस्तों कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है, पैरामिन मोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की किस्म में मूल पादप द्रव में अभिज्ञ
अवशेष पाए जाते हैं। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? अभिज्ञ पाए जाते हैं। अभिज्ञ के अवशेष पाए जाते हैं। कोयले की किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ पाए जाते हैं दोस्तों? एंथ्रेसाइट, गिलनाइट, विटामिन पीट किस साइड में पाए जाते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीट में पाए जाते हैं, न कि विटामिन में, न गिलनाइट में, न एंथ्रेसाइड में। पीट में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है, बताना है दोस्तों। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू के संरक्षण के लिए कौन सा है दोस्तों? जर्ज प्लाज्मा है, बैंक रुधिर है, बैंक हार्वेरियम है, सिकाडू बैंक है। बताना है कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जर्ज प्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों? जर्ज प्लाज्मा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? क्या बनाती है? अमलगम बनाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? अमलगम बनाती है, याद रखिएगा, अमलगम बनाती है। शीशा, रांगा, जिंक, पारद। कौन सा बनाती है दोस्तों? ना तो शीशा बनाता, ना तो रांगा बनाता, ना तो जिंक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, पारद बनाती है। क्या बनाती है? पारद। फाशिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? क्या पूछा है दोस्तों? फाशिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? फाशिस्टवाद की विचारधारा, क्या पूछा? फाशिस्टवाद की विचारधारा, बस इतना याद रखिएगा। फाशिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी, जापान, इटली, रूस। बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? इटली में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? इटली में हुई थी। प्रक्रियात्मक मसालों पर सुरक्षा परिषद निर्णय डैश सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। कितने सदस्य रहेंगे कि प्रक्रियात्मक मामलों का सुरक्षा परिषद का निर्णय ले सकते हैं? कितने सदस्यों के साथ, यानी कितने सदस्यों के सहमति के साथ मतों द्वारा लिए जाते हैं, बताना है आप लोगों को। प्रक्रियात्मक मामलों का सुरक्षा परिषद निर्णय डैश सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा, कैसे लिए जाते हैं? कितने सदस्य रहेंगे तो ये निर्णय लिया जा सकता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 सदस्य होने से निर्णय लिया जा सकता है। एक पक्ष में कितने सदस्य होने चाहिए? 9 सदस्य। जब 9 सदस्य रहेंगे तो प्रक्रियात्मक मामलों की सुरक्षा परिषद का निर्णय वो सब ले सकते हैं। विपक्षी की संख्या कितनी भी हो, लेकिन सामने वाले की संख्या 9 होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता भी है? कौन सा देता है दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? 324, 311, 370, 356। कौन सा देता है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 370। नेक्स्ट, दोस्तों वीडियो पूरा देखेंगे तभी क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, और क्या कंटेंट है, कैसे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन में क्या खूबी है, किस टाइप के क्वेश्चन। देखो कोई भी क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं है, मैं वही क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन चुन के लाया हूँ। किसे भारत की प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे माना जाता है? भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है, चाहे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों?
भारत का प्रथम, जहाँ प्रथम आया दोस्तों ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी भी देखिएगा पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय यही सब पूछता है ज़्यादा। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को। किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ना तो नाना साहब, ना तो दयानंद सरस्वती, ना तो विवेकानंद स्वामी को। नेक्स्ट, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? बताना है क्या शुरू किया था? तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने किया था? दोस्तों ये 1 घंटे की मैराथन क्लास है और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन उस तरह से मैंने पढ़ाया है ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों को याद हो जाए क्वेश्चन। और परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100, 200% मैं बोल रहा हूँ तो 100% है आएंगे। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? बताना है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की, ना तो उत्तर, ना तो गुजरात, ना तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताना। वन स्टडी एग्जाम चैनल पर अच्छी से अच्छी जीके की तैयारी कराई जाती है और आप लोगों का सपोर्ट और दुआ रहा तो मैं सारे टीचर इकट्ठा करके आप लोगों को लाइव आके पढ़ाने लगूंगा। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से में लोकप्रिय है? कौन सी लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।